देखो आज हम लोग क्लास 6वीं क्लास का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड है ना। बिहार बोर्ड के लिए न्यू सिलेबस जो हम लोग को दिया गया है सरकार के जरिए, क्या है हमारा SCERT है शायद। कौन सा सिलेबस है? SCERT, लगभग NCERT ही कहा जाए, समझ गया ना। SCERT मतलब स्टेट्स काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग फुल फॉर्म होता है, समझ गया। ये बुक है, बहुत अच्छा बुक है। किताब खुद से भी अगर पढ़ के देखेगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। किताब को पढ़ने का आदत भी डालो। तो ज्योग्राफी का पहला स्थिति में देखो क्या है, पहला चैप्टर का नाम पृथ्वी पर स्थानों के स्थिति, ठीक है, जो कि हमारा अध्याय 1 होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है आर्यभट्ट के अनुसार, आर्यभट्ट क्या था? वैज्ञानिक था, भारत का एक क्या था? वैज्ञानिक था, ठीक है। आर्यभट्ट क्या कहते हैं पृथ्वी के बारे कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। कल बतलाए थे, कल शाम वाला क्लास में। तो पृथ्वी अंतरिक्ष में है तब ना वो सूर्य का क्या करता है, चारों तरफ परिक्रमा करता है। और वो परिक्रमा जो करता है सूर्य का, एक चक्कर लगाने में सूर्य को कितना, पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन लगता है। बतला चुके थे। तो पृथ्वी कहाँ है? अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है। तो पृथ्वी किससे किससे बना हुआ है? जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बना हुआ है पृथ्वी, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पर तुम्हारा जल भी है, वायु भी है ना। पृथ्वी तो है ही, उसके बाद फिर इस सब से क्या है बना है। यह गोलाकार है, पृथ्वी क्या है? गोलाकार। पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, लेकिन लगभग में क्या है? गोलाकार है। पूर्ण रूप से इसलिए गोलाकार नहीं है कि पृथ्वी जो होता है वो ध्रुव पे क्या है? चपटा है। जैसे अगर ये देखो, ये पृथ्वी है, इसका ध्रुव कहाँ है? जहाँ पे ये घूम रहा है। देखो इसको घुमाने के बाद देखो ये घूम रहा है ना, घूम जो रहा है। तो घूमने के बाद देखो एक यहाँ है, एक बिंदु कहाँ है? यहाँ है। ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये इसका दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये ध्रुव के पास है क्या, थोड़ा सा चपटा हुआ है, तब ने इसका देखो डिम्मा निकला हुआ है ना, इस तरह से। तो कहीं न कहीं इससे चपटा होगा तब ना डिम्मा निकलेगा। तो ध्रुव के पास पृथ्वी क्या है? चपटा हुआ है, इसलिए पूर्ण गोलाकार इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? लगभग गोलाकार, ठीक है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। तो यह पृथ्वी जो होता है किन से घिरा हुआ? जल में रहने वाला प्राणी से भी घिरा हुआ है। और जल में भी प्राणी सब रहता है ना, बहुत प्रकार का जीव रहता है जल में भी। अब स्थल बोले तो ये जहाँ जंगल झाड़ सब रहता है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, है ना। तो स्थलीय जीव में हम लोग आ जाएंगे, पेड़ पौधा आ जाएगा, जंगल में रहने वाला जीव आ जाएगा, छोटा मोटा कीट फतिंगा सबको आ जाएगा। इन सब चीज़ों से पृथ्वी हमारी क्या है? घिरी हुई है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है एक चीज़ समझ लो दिशा के बारे में थोड़ा सा। अगर हम कागज़ की बात करते हैं या किताबों की बात करते हैं, ठीक है, कागज़ या किताबों की बात करते हैं, तो इसमें इस तरह का अगर क्या होता है, नक्शा अगर तैयार किया जाता है, तो कागज़ पे हम कैसे पता करेंगे दिशा का ज्ञान, समझिए ना। तो इस तरह से क्या करना, जो रेखा खड़ी हुई, एक खड़ी रेखा है, ठीक है, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ये क्या है? लेटा हुआ, इसको लैटिट्यूड रेखा मान के चलते हैं। यानी तो ऊपर वाला जो एरिया होता है ठीक हमारे सर के ऊपर, ये हमारे सर के ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हमारे सर के ऊपर उत्तर, ठीक नीचे दक्षिण, क्या हो जाएगा? दक्षिण। उसका राइट साइड में पश्चिम, लेफ्ट साइड में पूरब। बस इतना ध्यान रखना। जब भी कागज़ पे अगर दिशा का पता करना है, पेपर पे दिशा की पता करना है, किताब में दिशा की पता करना है, तो ऊपर की साइड क्या हो जाता है? उत्तर, नीचे की साइड राइट साइड, इधर पूर्व। उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, इंग्लिश में NORTH, नॉर्थ। और पूर्व को बोलते हैं EAST, ईस्ट, ठीक है। और दक्षिण को बोलते हैं SOUTH, साउथ। उसके पश्चिम को बोलते हैं WEST, वेस्ट, ठीक है। अब देखो जब भी हमेशा जो होता है वो क्या होता है कि से घड़ी जिस तरह से चलती है ना, घड़ी ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी भी ऐसे करके परिक्रमा करता है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से उत्तर से चलाना प्रारंभ करते हैं तो इधर की ओर चलेंगे, पूरब की ओर। तो मान के चलो कोई वस्तु यहाँ है, ये बिंदु जो दिए है ना, मान लेते बिंदु क्या है? वस्तु है। ये वस्तु पूछेंगे इस वस्तु का स्थिति क्या है? क्या पूछ रहे हैं हम? इस वस्तु का स्थिति क्या है। तब इस वस्तु का स्थिति हम कैसे पता करें किधर है? तो हम इसको बोल सकते हैं
नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में है। ना तो इसको उत्तर बोल सकते हैं ना तो इसको पूरब बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में है ना, तो बोल देंगे उत्तर पूर्व में है। समझ में आ गया। अब ठीक वहीं उसी प्रकार से यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु का अगर बोलेगा स्थिति क्या है, किस दिशा में है, तो इसको ना तो हम पूर्व बोल सकते हैं ना तो हम दक्षिण बोल सकते हैं। पूरब तभी बोलेंगे जब पूरब के सामने सामनी होगा, दक्षिण तभी बोलेंगे जब दक्षिण के सामने सामनी होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में ही है ना ये वस्तु, इन दोनों का बीच में है, तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा तुम्हारा साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। समझ गया ना, या पूर्व दक्षिण वो भी बोल सकता है। तो साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, या तो ईस्ट साउथ भी बोल सकता है, पूर्व दक्षिण भी बोल सकता है और दक्षिण पूर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से फिर वस्तु ठीक अगर इसके सामने सामने आ गया तो किस दिशा में आ गया, दक्षिण दिशा में आ गया, सामने सामने आ गया दक्षिण दिशा में आ गया। अब फिर यहाँ से वस्तु मान के चलते यहाँ आ गया, तो ना तो ये दक्षिण में है ना तो ये पश्चिम में है, इन दोनों के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम दक्षिण, है ना, यानी वेस्ट साउथ। ठीक है, वेस्ट साउथ। अगर फिर इस वस्तु का स्थिति पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, कहाँ है ये, तो कहाँ है ये, उत्तर पश्चिम में। ना तो पूरी तरह से पश्चिम दिशा में है ना तो पूरी तरह से उत्तर दिशा में है, लेकिन दोनों के बीच में है, जिसको बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम में। समझ में आ गया। तुम लोग को किताब में भी दिया गया है, किताब में तुम लोग को एक सिंबल दिया रहेगा, कोई चित्र बनाया हुआ रहेगा। लाओ ना किताब, जैसे कहाँ, यहाँ है किताब, देखो जैसे इसमें देखो तुम लोग का एगो पिक्चर दिया हुआ है। अरे भाई निकल जो ना, ये देखो ये दिया हुआ, ये मैप है। अब इस मैप में तुमको नीचे क्वेश्चन पूछा गया है किसे क्या बोलते हैं कि कौन किधर कहाँ से किधर है ना। जैसे यहाँ पे देखो कहाँ पे गया क्वेश्चन, कहीं पे तो पूछा होगा, चिकित्सालय को अंकित कीजिए, चिकित्सालय किधर है। अब चिकित्सालय कहाँ, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, अस्पताल, किसको बोलते हैं, अस्पताल हो गया, यहाँ पे है चिकित्सालय लिखा हुआ। अब चिकित्सालय कहाँ है, तो यहाँ पे देखो संकेत के रूप में तुमको दिशा के ज्ञान दे देगा किताब में। कोई भी मैप में जो होता है ना, दिशा का ज्ञान दे देता है संकेत के तौर पे, उत्तर कौन दिशा में है, पश्चिम कौन सा दिशा में है, उत्तर कौन सा। यहाँ पे देखो संकेत के तौर पे दिया है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब। अब इसी आधार पे हमको देखना है किसे चिकित्सालय कहाँ है, यहाँ है ना। तो इस आधार पे हमको क्या करता है, दिशा का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ, दर्शा दिया है ना दिशा, ऊपर साइड उत्तर देखना, नीचे एक साइड दक्षिण देखना, इधर पश्चिम देखना, लेफ्ट साइड पूरब देखना। इसी तरह से ये मैप भी दिया रहेगा ना, कहीं पे नक्शा भी दिया रहेगा। मैप को हमें हिंदी बोलते हैं नक्शा या मानचित्र, समझ गया ना। ये सब चीज़ अगर दिया हुआ रहता है तो तुमको वहाँ पे दिशा कोई चिन्ह से क्या कर देगा, मेंशन कर देगा कि दिशा कौन, इस मैप में जो है दिशा किधर है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पश्चिम है, किधर पूरब है, ये मेंशन कर देगा, बतला दिया जाएगा। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब आता है अगला टॉपिक तुम लोग का, मानचित्र और उसके घटक। क्या आता है, मानचित्र और उसके घटक। सबसे पहले शब्द आया क्या, मानचित्र। मानचित्र के बारे में जानते हैं। मानचित्र को जानने से पहले जो होता है एक शब्द आता है जिसका नाम है एटलस। एटलस क्या होता है, जिस बुक में, जिस किताब में सिर्फ और सिर्फ मानचित्र बना हुआ रहता है, नक्शा बना हुआ रहता है, मैप बना हुआ रहता है। समझ गया ना। तो मैप बोलो, नक्शा बोलो, मानचित्र बोलो, वो सब एक ही बात है। जो खाली उसमें वही बना रहेगा उसी को बोलते, वही किताब को क्या बोला जाता है, एटलस बोला जाता है। इसीलिए लिखे कि मानचित्रों की एक पुस्तक होती है या एक संग्रह होती है। समझ गया ना। तो एटलस क्या है, एटलस कुछ नहीं, एक किताब आता है जिसमें सिर्फ नक्शा ही बना हुआ रहता है, मैप ही बना रहेगा। मानचित्र जैसे इसमें देखो, इसमें कुछ है सिर्फ मानचित्र ही बना हुआ, ऐसे ही वो जो बुक आता है एटलस का, उसमें खाली क्या रहेगा, नक्शा ही बना रहेगा, सभी राज्य का, सभी जिलों का, समझ गया ना, सभी कस्बे का और सभी देश का, सब तरह का एटलस किताब आता है। उसमें सभी तरह का क्या नक्शा यानी मानचित्र बना रहेगा और उस मानचित्र के माध्यम से उसमें दर्शाया हुआ रहेगा। उसी किताब को बोला जाता है एटलस। इसलिए लिखे हैं मानचित्रों की एक पुस्तक होता है या संग्रह होता है। ठीक है, तो एटलस क्या होता है समझ में आ गया ना। अगर पूछेगा एटलस क्या होता है तो क्या बोलना है, मानचित्र का एक पुस्तक होता है या संग्रह होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं।
अब एक शब्द आता है मानचित्र, इसलिए यहाँ पे मानचित्र अलग से लिखने के बजाय इसी मानचित्र को हम क्या कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। अब मानचित्र को अगर देखा जाए तो इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। एक को बोला गया भौतिक मानचित्र, एक को बोला गया है राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र जो होता है, भौतिक मानचित्र में क्या करते हैं हम लोग, भौतिक मानचित्र में इसमें प्रकृतियों के बारे में बताया जाता है, मतलब प्राकृतिक के बारे में बताया जाता है भौतिक मानचित्र में। भौतिक मानचित्र ऐसा मानचित्र होता है जिसमें सिर्फ हमको किसका जानकारी मिलेगा, प्राकृतिक का जानकारी मिलेगा। प्रकृति बोले तो जैसे महासागर की स्थिति, महासागर किसका दिया हुआ है, मानव बनाया है, प्रकृति ने हमें दिया है। जैसे में पृथ्वी पे जीव का विकास हुआ था तो ये सब महासागर पहले से था, तो प्रकृति का दिया हुआ है ना। तो महासागर की स्थिति क्या है, महाद्वीप की स्थिति क्या है ना। महासागर कितना है, 7 महासागर, महासागर 5 है, 5 महासागर है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका है ना, 5 महासागर है। महाद्वीप की स्थिति क्या है, महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप बतलाए थे ना, टोटल विश्व में कितना महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। उसके बाद महाद्वीप में नदियों की स्थिति क्या है। अब उसी महाद्वीप जो होता है, जैसे एशिया एक महाद्वीप है, एशिया के अंदर में भारत आता है। अब भारत में बहुत सारा नदी भी तो है, तो उस महाद्वीप में नदियों की स्थिति कहाँ है, नदी कहाँ कहाँ पे है, ये भी तुमको भौतिक मानचित्र में दर्शाया रहेगा। उसके बाद नदियों की स्थिति क्या है, पर्वतों की स्थिति क्या है। अब भारत में पर्वत कहाँ कौन कौन सी जगह है, वो भी किस में दर्शाया हुआ रहता है, भौतिक मानचित्र में दर्शाया रहता है। वो भौतिक मानचित्र का किताब आता है जो कि खरीदवाएंगे, आगे नाम लिखवा देंगे किताब सबका, और उसको खरीद लेना है और जहाँ पे पढ़ाई करते हो घर में वहाँ पे लगा लेना है। 3 से 4 बुक आएगा, क्या बोलते हैं उसको, मैप आएगा, उसको खरीदना है। तो नदियाँ की स्थिति क्या है और पर्वत की स्थिति क्या है। भारत है तो भारत में कहीं न कहीं पर्वत है ना रे, तो पर्वत का स्थिति कहाँ, पर्वत कहाँ कहाँ पे है, उसके बारे में जानकारी दिया रहेगा। नक्शा के माध्यम से समझेंगे कि किस जगह पे है, किस राज्य के बगल में, किस राज्य में है, कितना क्षेत्र तक फैला हुआ है, सब कुछ वहाँ पे दर्शाया रहता है मानचित्र में, वहाँ से समझना आसान हो जाता है। उसके बाद वन क्षेत्र की स्थिति क्या है, वन मतलब कहाँ कहाँ जंगल है बहुत बड़ा बड़ा, ये भी तो जानकारी होना चाहिए ना कि जंगल कहाँ कहाँ पे है। भारत में जंगल जो है बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र में जंगल सब किस किस जगह पे है, समझ गया ना, उसको किस तरह से दर्शाया गया है। इस सब चीज़ के बारे में जो बताएगा कि से महासागर कहाँ पे है, महाद्वीप का स्थिति कहाँ पे है, महाद्वीप में नदियों की स्थिति कहाँ पे है, महाद्वीप में पर्वतों की स्थिति कहाँ पे है, महाद्वीप में वन क्षेत्र का स्थिति कहाँ पे है, ये चीज़ जो बतलाने का काम करता है वो कौन करता है, भौतिक मानचित्र। तो हम कह सकते हैं, अगर कोई पूछेगा कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें प्रकृतियों के बारे में बताया जाता है। जैसे में महासागर कहाँ पे है ना, महाद्वीप कहाँ पे है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा महाद्वीप में क्या बोलते हैं, कोई भी देश का स्थिति कहाँ पे है, कोई भी राज्य का स्थिति कहाँ पे है, या नदियों की स्थिति कहाँ पे है, या पर्वतों की स्थिति कहाँ पे है, या वन क्षेत्र का स्थिति कहाँ पे, सॉरी देश राज्य नहीं हुआ, देश राज्य छोड़ो, ये तो नदियों की स्थिति क्या है, पर्वतों की स्थिति सब क्या है, ये सब। अब देखो, अब आता है राजनीतिक मानचित्र पे, ये समझ में आ गया ना। अब राजनीतिक मानचित्र पे आओ। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, राज्य का सीमा क्या है, देश का सीमा क्या है, और जिला का सीमा क्या है, या नगरों की सीमा क्या है, इनके बारे में जानकारी दिया हुआ रहता है। मतलब जैसे कि मान के चलो कि से बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य का एक क्षेत्र होगा ना, यहाँ तक बिहार कहलाता है, उससे आगे दूसरा राज्य कहलाएगा, तो वही सीमा कहलाता है। जैसे भारत देश हमारा है, तो भारत देश होगा तो भारत देश का सीमा का एक बॉर्डर होगा ना, जो कि उस बॉर्डर, अगर बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो हम दूसरा देश में चले जाएंगे, और बॉर्डर को अंदर में रहेंगे तो हम अपना देश में रहेंगे। एक सीमा होगा निर्धारित किया हुआ, तो उनकी जानकारी दिया रहता है किस मानचित्र के अंदर, राजनीतिक मानचित्र के। इसलिए लिखे हैं किसी राज्य की सीमा, किसी देश की सीमा तथा राज्य एवं देश की राजधानी, समझ गया ना। तो राजधानी के, जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना का भी एक जगह निर्धारित होगा ना, इतना क्षेत्र में पटना है ना, तो राजधानी का भी तो पटना क्या बिहार का राजधानी हुआ, है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली हुई, तो नई दिल्ली का भी एक जगह होगा ना कि यहीं तक नई दिल्ली आता है। तो उस सब का सीमा के बारे में जो जानकारी देता है, बॉर्डर के बारे में जो जानकारी दिया हुआ रहता है, वो किनके
कौन मैप में? राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत। तो राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? किसी राज्य की सीमा क्या है, किसी देश की सीमा क्या है, तथा राज्य और देश की राजधानियाँ की सीमा क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। ये सब चीज़ हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या बोले थे कि इस मानचित्र को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। एक और इसमें रख दिया गया है, इसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र, समझ गया ना। एक और इसमें दे दिया गया तुम्हारे बुक में, मुख्य रूप से तो दो भाग में ही बांटते हैं, एक भौतिक मानचित्र हो गया, एक राजनीतिक मानचित्र हो गया, लेकिन इसको एक और भाग में बांट दिया है जिसको क्या बोला जाता है? थीमेटिक मानचित्र। क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या, और इसमें कुछ नहीं, किसी विशेष प्रकार की सूचना जब देनी होती तब इस मैप का इस्तेमाल करते हैं, इस मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी विशेष प्रकार का सूचना, समझ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट वाला सूचना होगा जो सरकार तक पहुंचानी होगी या किसी संस्था तक पहुंचानी होगा हमको, तो उसके लिए हम किस मैप का इस्तेमाल करेंगे? किस? थीमेटिक बोलो, थीमेटिक मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसी विशेष प्रकार की सूचना देनी होती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे दिया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब यहाँ तक जब क्लियर है तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे लिखते हैं। तो समय बचे, समय ज़्यादा ना लगे, इसके लिए हम क्या किए, ये किताब में देखो, बुक में, तुम लोग के बुक में दिया हुआ, यहाँ से हम पहले उतार लिए। देखो ये चीज़ है दिया हुआ, यहीं पे है प्रतीक चिन्ह के बारे में यहाँ दिया हुआ है ना, प्रतीक चिन्ह के बारे में। यही प्रतीक चिन्ह सब हम लोग क्या लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो मानचित्र और उसके घटक के बारे में समझाया गया है। देखो मानचित्र और उसके घटक के बारे में है ना, तो उसी के बारे में हम लोग पहले लिख लिए, तब आगे देखते हैं इसके बारे में। सब इससे पहले हम लोग मानचित्र देख लिए। मानचित्र में क्या देखे कि मानचित्र मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक देखे थे भौतिक मानचित्र और एक देखे थे राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाया गया है, प्राकृतिक का दिया हुआ चीज़ों को दर्शाया गया है, जैसे महासागर की स्थिति क्या है, महाद्वीप की स्थिति क्या है, महाद्वीप में नदियों की स्थिति क्या है, महाद्वीप में पर्वतों की स्थिति क्या है, महाद्वीप में वन क्षेत्र की स्थिति क्या है। वो किसके अंतर्गत देखे थे? भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या देखे थे? राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या देखा गया था? किसी राज्य की सीमा, किसी देश की सीमा, है ना, या राजधानी, राज्य की राजधानी की सीमा या देश की राजधानी की सीमा, इसके बारे में हम देखेंगे। किसके अंतर्गत में? राजनीतिक मैप के अंतर्गत, मानचित्र के अंतर्गत। एक तीसरा प्रकार का भी हम लोग पढ़े थे जिसको बोले थे थीमेटिक मानचित्र। क्या बोले थे? थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या बतलाए थे जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, किसी विशेष प्रकार की सूचना जब देनी होती है तो किस मैप का मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं? थीमेटिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, अब मानचित्र तो हम देख लिए थे, लेकिन मानचित्र में एक चीज़ और ऐड किया जाता है, घटक, है ना। तो मानचित्र के घटक, तो घटक कितने तरह से होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक दूरी कहा गया, एक को दिशा कहा गया, एक को प्रतीक चिन्ह कहा गया। अब कैसे, जैसे अब दूरी देखो, दूरी जैसे मान के चलो कि हम लोग जानते हैं कि भौतिक मानचित्र के अंतर्गत क्या आया था, महासागर की स्थिति क्या है, महाद्वीप की स्थिति क्या है, महाद्वीप में पर्वतों की स्थिति क्या है, महाद्वीप में नदियों की स्थिति क्या है, महाद्वीप में वन क्षेत्र की स्थिति क्या है, यही आया था ना। अब वो है तो मान के चलते उसमें कितना कितना दूरी पे है, उसके लिए दूरी की ज़रूरत पड़ेगा ना, यहाँ से कितना दूर पे है, वो कितना डिस्टेंस में है। तो होता क्या है इसमें कि मान के चलो जब भी इसमें कोई दूरी दर्शाना होता है तो इसमें मानना पड़ता है 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं हम 500 मीटर, 500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 500 किलोमीटर, या मीटर मान लो या किलोमीटर मान लो। अब 1 सेंटीमीटर अगर हम 1 सेंटीमीटर बहुत कम जगह होता है, स्केल है, वो स्केल होता है ना, उसमें 1 2 लिखा रहता है, वही बस जहाँ 1 लिखा हो 1 सेंटीमीटर हुआ। 1 सेंटीमीटर को नक्शा पे कागज़ पे मैप को दर्शाने के लिए, मानचित्र को दर्शाने के लिए हम कितना मान लिए? 500 किलोमीटर या 500 मीटर भी मान सकते हैं, है ना। 500 मीटर ही मान के चलो। 1 सेंटीमीटर और हम कितना मान लिए? 500 मीटर मान लिए। ठीक है, अब देखो, अब ये तो स्केल पे हम मान लिए, तब वो मैप सब जो इतना क्षेत्र में पूरा भारत दर्शाया हुआ है ना। कैसे दर्शाया हुआ? क्यों? क्योंकि वो मान के चला है स्केल के माध्यम से,
हम 1000 भी मान सकते हैं, यहाँ पे 1000 मीटर भी मान सकते हैं, 2000 मीटर भी मान सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है मैप का जो क्षेत्रफल कितना है, उस क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर बराबर मान लिए 500 मीटर। अब मान लेते कोई ये पार्टिकुलर जगह है और कोई एक पार्टिकुलर एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ पे एक कोई जगह है, एक जगह यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ अर्थ क्या हो गया, अब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 500 मीटर, तो इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 500 गुना 5 हो जाएगा ना, तो बराबर कितना 2500 मीटर। तो 2500 मीटर का एरिया हो गया। इस तरह से मानचित्र सब दर्शाया हो रहता है कागज़ में, किताबों में, मानचित्रों में, समझ गया ना। तो डिपेंड करता है कि वो कितना एरिया का क्षेत्रफल वाला मानचित्र है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पैमाना रहता है, स्केल रहता है, स्केल पे माना जाता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर या 1000 मीटर या 1500 मीटर या 2000 मीटर, इस तरह से मान लेता है और वहाँ पे दर्शा देता है मानचित्र में ऊपर में कि हम 1 सेंटीमीटर को इतना माने हैं, ठीक है। ये सब दिखाया, जैसे हम बतला दिए थे कि अगर किताब सब में अगर कोई नक्शा में जब भी हमको पता करना कि किस दिशा में है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस दिशा में है, तो उसमें दर्शाया हो रहता है कि उस जो मानचित्र बनाया गया है उसमें उत्तर दिशा को इंगित करने वाला कोई क्या रहता है, वो सिंबल रहता है। उत्तर दिशा को इंगित कर देगा तो तुमको पता है कि उत्तर दिशा ऊपर की ओर होता है और नीचे दक्षिण होता है, राइट साइड में पश्चिम होता है, लेफ्ट साइड में पूरब होता है। जब ये पता है आराम से, तो आराम से पता कर सकते हैं। कोई एक दिशा निर्धारित कर देगा, इंगित कर देगा कि ये उत्तर दिशा को दर्शाता है, बाकी बात सब दिशा हम क्या करेंगे, पता लगा लेंगे अपने। तो अब ये तो दूरी क्यों जरूरत पड़ा पता चला गया। तो कह सकते हैं कि दूरी इस बात पर निर्भर करेगी कि मानचित्र कैसा बनाया गया है और मानचित्र में दूरी का मानक क्या है। यहाँ पे दूरी का मानक देखो 1 सेंटीमीटर बराबर मानक कितना माने, 500 मीटर माने है ना, तो दूरी का मानक क्या है, तो दूरी का जरूरत पड़ा ना। अब मान लो यहाँ से बिहारीगंज कितना किलोमीटर है, यहाँ से पटना कितना किलोमीटर है, इसके लिए दूरी की ज़रूरत पड़ेगा ना, तो इसलिए दूरी आ गया। अब ठीक है, अब मान के चलते हैं कि यहाँ से बिहारीगंज 10 किलोमीटर है, पटना 350 किलोमीटर है, मान के चलते हैं, है ना। बिहारीगंज 10 किलोमीटर है, पटना 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर मान के चलते हैं, 400 किलोमीटर है, ठीक है। अब लेकिन ये भी तो होगा कि किस दिशा में है जाने का। अगर हम सिर्फ दूरी का बात करेंगे, हम तो इधर जा सकते हैं 400 किलोमीटर, इधर जा सकते हैं 400 किलोमीटर, उधर भी जा सकते हैं 400 किलोमीटर, इधर भी जा सकते हैं 400 किलोमीटर। तो ज़रूरत किस चीज़ का पड़ा, दिशा का। आखिर पटना है तो इतना किलोमीटर तो है, हमको पता चल गया कितना किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। किस दिशा में जाना है पटना जाने के लिए, इसलिए क्या ज़रूरत पड़ गया, दिशा का ज़रूरत पड़ गया। और दिशा यहाँ पे समझा दिए हैं कि मानचित्र में उत्तर अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो किस दिशा को दर्शाता है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। हम बता दिए थे कोई भी मानचित्र जब बनाया रहेगा, चाहे किताब में हो या अखबार में हो या कोई भी पेपर में हो, वहाँ पे मानचित्र अगर बनाया रहेगा तो मानचित्र में उत्तर अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को क्या करता है, इंगित करता है, नहीं वो बताता है कि ये क्या है, उत्तर दिशा है, ठीक है। अब इसलिए उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, तो इससे पता कर सकते हैं हम कि पटना हमें किस दिशा में जाना है, समझ रहा है ना। इसलिए दिशा की जरूरत पड़ गया। तीसरा जो हमारा आता है प्रतीक चिन्ह। अब प्रतीक चिन्ह का क्यों जरूरत पड़ा, अब एक बात बताओ, वही मानचित्र में हमको क्या करना, वही मानचित्र में हमको महासागर को भी दिखाना है, महाद्वीप को भी दिखाना है, वही मानचित्र में महाद्वीप के नदियों को दिखाना है, वही मानचित्र में महाद्वीप के क्या बोलते हैं पर्वत को दिखाना है, वही मानचित्र में महाद्वीप के वन क्षेत्र को भी दिखाना है, वही मानचित्र में राज्य की सीमा को भी दिखाना है, वही मानचित्र में राज्य की राजधानी को भी दिखाना है, वही मानचित्र में देश को भी दिखाना है, वही मानचित्र में देश की राजधानी को भी दिखाना है, वही मानचित्र में नगर को भी दिखाना है, वही मानचित्र में जिला को भी दिखाना है ना। और वही मानचित्र में फिर प्रतीक चिन्ह को भी दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कितना कुछ को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसलिए प्रतीक चिन्ह के लिए क्या कर दिया, एक चिन्ह तैयार कर दिया शॉर्ट रूप में, क्योंकि अगर सिर्फ जगह जगह दर्शाते रहेंगे तो जगह कम पड़ जाएगा ना, तो इसलिए क्या कर दिया, कुछ चीज़ों के लिए चिन्ह बना दिया। चिन्ह कैसे बना दिया, जैसे देखो ये रेलवे लाइन का है, ये किसका है, रेलवे, इस तरह का चिन्ह बना हुआ रहेगा तो समझ जाना कौन सा है, रेलवे का बड़ी लाइन है। कौन सा लाइन है, बड़ी लाइन। अगर इस तरह का मैप खोलता है, मानचित्र देखता है इस प्रकार से, मानचित्र या मोबाइल में देखता है मानचित्र निकाल करके, इस प्रकार का सिंबल कहीं पे रास्ता में अगर मैप में नजर आता है तो समझ जाना यहाँ पे कौन सा लाइन है, रेलवे का बड़ी लाइन है।
अगर इस तरह का सिंबल दिखेगा बना हुआ, समझना ये रेलवे का छोटी लाइन है, समझ गया, रेलवे का छोटी लाइन है जो हम लोग के बिहारीगंज सब में है ना। इस तरह का सिंबल अगर दिखा रहेगा कहीं पे तो समझना वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे टिकट उकट कटता है, समझ गया। आर से रेलवे, एस से स्टेशन, इस तरह का सिंबल बना हुआ रहेगा, समझना क्या है, रेलवे स्टेशन है। ये तो हो गया। अब दूसरा नंबर में क्या है, सड़कें। दूसरा नंबर में क्या है, सड़क। सड़क में कैसे, इस तरह का अगर सिंबल दिया रहेगा समझना ऊपर पक्की सड़कें हैं। अगर इस तरह का सिंबल दिया रहेगा मैप में समझना कच्ची सड़कें हैं, समझ गया। अब 2 नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर में आता सीमा। ये सचिन वाला सीमा मत समझ लेना, ये पाकिस्तानी सीमा मत समझ लेना। ये सीमा है मतलब बॉर्डर वाला, समझ गया ना। जैसे राज्य की सीमा होता है, देश की सीमा होता है, देश का एरिया होता है ना उसका सीमा होता है, जिला का सीमा होता है। हम लोग का जैसे मेरा घर यहाँ पे है तो यहाँ पे मेरा ज़मीन का भी तो एक सीमित होगा ना, सीमा होगा ना। वहाँ रोड से पहले तक मेरा है, इस रोड से पहले तक मेरा है, उसके बाद वो सरकारी हो गया, रोड तो सरकार में आ जाता है, और उसके बाद जाएंगे तो किसी और का हो गया, तो वही सीमा कहलाता है, समझ गया ना। ये नाम वाला सीमा नहीं है, वो सचिन वाला सीमा, ठीक है, और पाकिस्तानी वाला सीमा। तो इस तरह का अगर सिंबल बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इस तरह का अगर सिंबल बना हुआ तो समझना कौन सा सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, जो मतलब देश का सीमा दिखा रहा है, समझ गया ना। भारत देश का सीमा दिखा रहा है कि यहाँ तक ही भारत है। और इस तरह का सिंबल अगर बना रहता है तो समझना राज्य की सीमा है। किसकी सीमा है, राज्य की सीमा। मतलब ये राज्य जैसे बिहार राज्य है तो यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। ये राज्य की सीमा का सिंबल इस तरह से है। तीसरा नंबर में इस तरह का अगर सिंबल आएगा तो समझना किसका सीमा है, जिला का सीमा है, समझ गया। किसका है, जिला का सीमा। मतलब इसमें देखो मोटा लाइन 2 का है, 2 बिंदु है। इसमें मोटा लाइन है लेकिन 3 गो मोटा लाइन है, 2 बिंदु है, और इसमें पतला पतला लाइन 3 ठो है, बिंदु नहीं है, समझ गया। तो ये जिला का सीमा हो गया। अब चौथा नंबर में क्या है, यहाँ पे नदी। इस तरह का सिंबल अगर बना रहेगा समझना क्या है, वो नदी को दर्शा रहा है। 5वां नंबर में क्या, इस तरह का अगर सिंबल को दर्शा रहा है तो समझना क्या है, वो कुआं है। क्या है, कुआं है। अगर इस तरह का सिंबल बना रहेगा समझना क्या है, वो तालाब है। अगर इस तरह का सिंबल बना रहेगा समझना वो क्या है, नहर है। अगर इस तरह का सिंबल बना रहेगा समझना वो क्या है, सेतु बोला जाता है इसको, ठीक है। आगे पढ़ेंगे सेतु क्या होता है। उसके बाद 9 नंबर में इस तरह का सिंबल बना रहेगा समझना वो क्या है, मंदिर है। अगर इस तरह का सिंबल बना रहेगा समझना वो क्या है, गिरजाघर है। इस तरह का सिंबल बना रहेगा इस तरह का तो समझना वो क्या है, मस्जिद है। उसके बाद इस तरह का सिंबल बना रहेगा तो छतरी, समझ गया ना, छतरी धर्म होता है, एगो पढ़ेंगे आगे। तो ये छतरी। ये 13 नंबर में PO लिखा रहेगा समझना डाकघर बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। P से पोस्ट, O से ऑफिस, और उसी का हिंदी होता है डाकघर, जहाँ पे पत्र जमा होता है या पत्र भेजा जाता है ना। तो PO का मतलब डाकघर, पोस्ट ऑफिस। PTO डाक एवं टेलीग्राफ ऑफिस, समझ गया ना। PTO का क्या होता है, डाक एवं टेलीग्राफ ऑफिस है वो, ठीक। PS लिखा रहेगा क्या अगर मैप में तो समझना पुलिस स्टेशन को दर्शा रहा है। अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ तो समझना वो बस्तियों को दिखा रहा है। जैसे हम लोग क्या बस्ती में रहते हैं ना, तो बस्ती को दिखाता है इस तरह का सिंबल, ठीक है, रेड कलर में। उसका यहाँ पे देखो इस तरह का अगर सिंबल बना हुआ रहता है इस तरह का तो समझना वो कब्रिस्तान को दिखाता है। किसको दिखाता है, कब्रिस्तान को, ठीक है। अगर इस तरह का सिंबल दिखाता है तो समझना वो किसको दर्शाता है, वृक्ष को दर्शाता है। अगर इस तरह का सिंबल दिखाता है समझना वो किसको दर्शाता है, घास को दर्शाता है, समझ गया। तो ये आज का रहा ज्योग्राफी, ठीक है। यानी इसको पार्ट 1 बोल दो। अब बाकी देखते हैं, कल तो सैटरडे है, कल देखते हैं क्या पढ़ते हैं। अगर इसी का पार्ट दूसरा पढ़ेंगे तो फिर आगे वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। बाकी सबको बढ़िया से दिमाग में हटा लेना, बढ़िया से पढ़ लेना। पिक्चर बना के घर पे करना क्या, ऐसा पिक्चर है तभी याद होगा जब पिक्चर बना के कोई रफ कॉपी ले लेना, रफ पे सठावा ले लेना, उसमें पिक्चर बना के उसका नाम लिखते रहना। ये इस चीज़ को दर्शाता है, ये इस चीज़ को दर्शाता है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। बार बार लिखना, खूब अभ्यास करना, लिखने का याद हो जाएगा, बैठ जाएगा, समझ में आ गया ना। और पीछे से लेकर अभी तक में बढ़िया से सब चीज़ को पढ़ के आना है ताकि और अच्छे से कल पढ़ सके, ठीक है। तब